करते हैं उत्तराखंड के पहले राजनीतिक शक्ति की, कौन? कुनिंद। किसकी बात कर रहे हैं? कुनिंद। ठीक है, सबसे पहली तो लाइन यही होगी, प्रथम प्रथम स्थानीय राजनीतिक शक्ति। ठीक है, अब दूसरी बात यह कि कुनिंदों के विषय में हमें पता कहां से चलता है? ठीक, तीन स्रोत हैं कुनिंदों के इतिहास जानने के। क्या है? इतिहास के स्रोत। ठीक, तीन ही स्रोत हैं इतिहास के। पहला मुद्राएं। इनका सबसे ज्यादा हमें कुनिंदों के विषय में जो भी पता चला है वो मुद्रा लेखों से पता चला है, इनकी जो मुद्राएं हमें मिली। दूसरा अशोक का कालसी शिलालेख। दूसरा क्या है? कालसी शिलालेख। तीसरा विभिन्न ग्रंथों में नामों उल्लेख। तीन जगह से हम उत्तराखंड में कुनिंद शासक पहली राजनीतिक शक्ति से और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में पूरे उत्तराखंड में लगभग इन्होंने शासन किया था, ये हमें यही बताएंगे। ठीक है, कैसे बताएंगे? देखो, मुद्राएं कहां से कहां तक मिली हैं, ये तो हो गया इनके साम्राज्य का विस्तार। पूर्व में यहां से पश्चिम में वहां तक मिली तो हमने कहा यहां से यहां तक इनका साम्राज्य रहा होगा। उत्तर में यहां से दक्षिण में यहां तक मिली तो हमने उसका साम्राज्य विस्तार बता दिया। ठीक है, दूसरा राजधानी, जिन जगहों पर ज्यादा फोकस रहा होगा, नाम आए होंगे इनकी मुद्राओं में, इन्हें हमने उनके राजनीतिक का केंद्र मान लिया। और राजनीतिक सत्ता के केंद्र को ही क्या बोलते हैं? उस साम्राज्य की राजधानी बोलते हैं या नहीं? तो हमने उसे राजधानी मान लिया। जिस राजा का नाम सबसे ज्यादा बार उल्लेखित हुआ है, सबसे ज्यादा सम्मान से हुआ है, उस राजा को, इस राजवंश का हमने सबसे क्या मान लिया? शक्तिशाली राजा। ठीक है, और उसके अलावा इनकी जो भी हमें छोटी मोटी गतिविधियां पता चली हैं उनका जिक्र इन पर आया होगा। ठीक है, यही है, तो वो सब मुद्राओं से मिल गया। अब अशोक का जो कालसी शिलालेख है उसमें इस क्षेत्र की स्थानीय राजनीतिक शक्ति को पुलिंद कहा गया है। समझ गए ना? और इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र को अपरांतक क्या कहा गया है? अपरांतक। मतलब प्राचीन राजवंशीय इतिहास में जो सीमावर्ती राज्य होते थे उन्हें अपरांतक कहा जाता था, इसे अपरांतक कहा गया है। इसका मतलब अशोक की सीमावर्ती राज्य था ये, और इस क्षेत्र में कोई स्थानीय राजवंश कुनिंद या पुलिंद शासन कर रहे थे। मतलब ये थोड़ा बहुत क्या है, थोड़ा सा भाषाई अंतर है, मतलब शाब्दिक अंतर है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। कुनिंद को ही इन्होंने क्या लिखा है? पुलिंद लिखा है। समझ गया ना? जैसे भारतीय अभिलेखों में पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र लिखा है। समझ गया ना? अब यूनानी अभिलेख, यूनानी पुस्तकों में मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में उसे पालीब्रोथा लिखा है। समझ पा रहे हो? तो अंतर कुछ नहीं है। पाटलिपुत्र को उसने अपनी लैंग्वेज के कारण क्या लिख दिया? पालीब्रोथा। इसी लैंग्वेज की कठिनाई के कारण तो हमारे देश का नाम क्या सिंधुस्थान से हिंदुस्तान हो गया। आपको पता होगा ना, जब यूनानी लोग हमारे देश की तरफ आए, समझ गया ना, तो उन्होंने देखा कि ये सिंध नदी है, और सिंध नदी का ये पूरा मैदान है। सिंध और उसकी सहायक नदियां, जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं। सिंधु नदी है, झेलम है, रावी है, व्यास है, समझ गया ना, सतलुज है, चिनाब है, सरस्वती नदी है और सिंधु है। 7 नदियों के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। सपाट मैदान है जिसमें पाकिस्तान और आधुनिक पंजाब और हरियाणा बसते हैं।
ठीक है, जब वो आए उन्होंने इस मैदान को देखा, जैसे हिंदू कस पार करके आए, खैबर दर्रे से अंदर प्रवेश करा तो सपाट मैदान, तो उन्होंने देखा कि ये तो सपाट और उपजाऊ मैदान है। जहां से वो आए थे बीच में बहुत बड़ा रेगिस्तान था, अरब का रेगिस्तान, ये पश्चिम का जो रेगिस्तान है, अरब का रेगिस्तान, पश्चिम एशिया, समझ गया ना। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत शानदार जगह है, तो उनकी भाषा में 100 का उच्चारण ह के रूप में होता है, तो उन्होंने सिंध को क्या कहा, हिंद, सिंध के क्षेत्र को स्थान, तो उन्होंने हमारे सिंध स्थान को क्या बना दिया, हिंदुस्तान, इसीलिए हिंदुस्तान शब्द आया ये, ठीक है। वैसे ही डिफरेंस है पुलिंद और पुलिंद में, इतना ही डिफरेंस है, तो इसको हमने एक ही मान लिया, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होना चाहिए महाभारत में भी इनका जिक्र है, रामायण में भी क्या है मैं लिखाऊंगा, ठीक है, रामायण में भी जिक्र है, मार्कंडेय पुराण में भी है, विष्णु पुराण में भी है। टॉमेली जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था, ज्योग्राफिक मतलब एक बहुत महान खगोल शास्त्री और भूगोल वेत्ता था, समझ गया ना, टॉमेली, उसने भी अपनी पुस्तक, वैसे तो इराटोस्थनीज को माना जाता है ना भूगोल का जन्मदाता, उसी के समकालीन था ये, और भूगोल की कई थ्योरम इराटोस्थनीज से भी पहले सुलझाई है इसने, टॉमेली ने, समझ गया ना। और टॉमेली का जो आपका क्या है, आपका क्षेत्र रहा है वो मूल रूप से भूगोल ही रहा है, तो उसने अपनी पुस्तक में इस क्षेत्र के लिए इन लोगों का नामों का उल्लेख किया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में जहां जहां गया उस क्षेत्र की जानकारियां जुटा करके अपने ऐतिहासिक ग्रंथों में उसने लिखना शुरू कर दिया था, इसलिए मिला है, समझ गया ना। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका उल्लेख है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा विष्णुगुप्त चाणक्य ने, उसमें भी इनका उल्लेख है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों से हमें इनका उल्लेख मिला है, ये इनके बारे में जानने का स्रोत है, ठीक है। अब क्योंकि इनके बारे में, कुनिंदु के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, मुद्रा, तो सबसे पहले हम मुद्रा ही पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी मुद्रा है 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और चित्रेश्वर प्रकार। समझ लीजिएगा, समझ रहे हो, बहुत कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखो सिस्टम से और मतलब व्यवस्थापूर्ण तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर पढ़ोगे तो उत्तराखंड के इतिहास में भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। नहीं तो यह इतिहास हमेशा गड़बड़ाता ही रहेगा आपके दिमाग में, ठीक है। इसलिए क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कुनिंदु के बारे में तुम्हें यह पढ़ना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। कत्यूरों के बारे में तुम्हें यह पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं। चंदू में ये, पवारू में ये, गोरखू में ये और अंग्रेजों में ये अगर विस्तार से आप पढ़ लोगे तो आने वाले समय में कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने हर बार कहा है उत्तराखंड में सिलेक्शन की चाबी उत्तराखंड और हिंदी में फंसी है, जिसने ये चाबी सुलझा ली उसका उत्तराखंड में सरकारी नौकरी लग जाना है, समझ गया ना। लोग बोलते हैं बहुत टफ कंपटीशन है, समझ गया ना, मैं कहता हूं कि बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, समझ गया ना। लोग मिसगाइडेड मिसाइल की तरह घूम रहे हैं, अपनी ताकत को क्या कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं, समझ गया ना। कभी यहां पढ़ते हैं, कभी वहां पढ़ते हैं, कभी ये पढ़ते हैं, कभी वो पढ़ते हैं, कभी ये पुस्तक पढ़ ली, कभी वो पुस्तक पढ़ ली, कभी किसी ने कुछ कह दिया तो वो पढ़ लिया। ये पढ़ने का तरीका नहीं है। पढ़ने का तरीका हमेशा आप सिलेबस को देखो, उसके हिसाब से सारे टॉपिकों को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे से पढ़ो, मैंने हमेशा कहा है, समझ गया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आप खुद पढ़ सकते हो तो घर में अपने संसाधन इकट्ठा करो और प्रॉपर तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से नोट्स बनाओ, समझ गया ना। क्लास में आने का ये हो जाता है कि चलो आप इतने कुनिंदु के लिए कहां कहां से खोजते, एक ही जगह पर आपको मिल गया, थोड़ा काम आसान हो गया, ये है। और जहां पर शब्दावली समझ में नहीं आ रही, हो सकता है वो शब्दावली में आपको बेहतर तरीके से और सरलतम शब्दों में समझा दे, ठीक है। तीसरा ये होता है कि थोड़ा डिसिप्लिन बना रहता है कि आप आते हो, डेली का डेली पढ़ते हो। जब आप अपने रूटीन में होते हो तो चीजें ठीक बन जाती है, समझ गया ना, एक व्यवस्था में। घर में ये होता है कि किसी दिन पढ़ लिया तो किसी दिन नहीं पढ़ा तो ना नहीं भी। अब क्लास में आ रहे हो तो पढ़ ही रहे हो, और क्लास में नहीं आने पर आपको पता है कि
नहीं आने पर डांट पड़ेगी, रूटीन टूटेगा। तो इससे एक रूटीन बना रहता है, वो तो सबसे बड़ा होता है। और 10, 15, 20, 50, 100, 200 लोगों के बीच में हर दिन होते हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको प्रतिस्पर्धा की फीलिंग भी आते रहती है। वो आपको एक आपकी जो एक्चुअल स्थिति है उससे भी वो कराता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि आप कोचिंग करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये भ्रम में मत रहना। जो अच्छे से पढ़ सकता है वो बिना कोचिंग करे भी पढ़ सकता है, समझ गया ना, वो निकाल सकता है, समझ रहे हो, ऐसी कोई समस्या नहीं होती। मैं आपको बताऊं, मैंने कोचिंग 6 महीने करी, समझ रहे हो, क्योंकि कोचिंग में पहले तक बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ाते थे, बहुत शॉर्ट। अगर मैं आपको अपनी कोचिंग के नोट्स दिखाऊंगा 6 महीने के, तो संभव होता है मैं 1-1.5 महीने में सारा आपको पढ़ा सकता हूं। जबकि मैं यहाँ डेप्थ में जो चीजें पढ़ाता हूं, कोई भी सब्जेक्ट, उसमें पूरे सब्जेक्टों को, यूनिटों को खत्म करने में आपको पता है साल भर, 12 महीने, 14 महीने लग जाते हैं, लगते हैं या नहीं? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत शानदार तरीके से हर एक यूनिट को क्लियर पढ़ाता हूं। अब जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा भारत का, तो अब आपने पीसीएस के एग्जाम में बैठे होंगे जो, या पेपर देखा होगा, 18 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन दिखा दो जो आपको नहीं बताया होता, एक क्वेश्चन, इवन एक क्वेश्चन दिखा दो। 18 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के टोटल इतिहास से आए थे, उत्तराखंड से तो 5-6 ही थे, वो अलग है। उत्तराखंड जो भारत के इतिहास से थे, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक भारत तक, उसमें से 18 के 18 क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे, देख लेना, ठीक है। अब मैंने ऑनलाइनर लिखा दिए होते 2000, एक भी नहीं फंसता, क्या होता बताओ? कोई सॉलिड चीज नहीं है ना ऑनलाइनर। जब आप क्या डेप्थ में पढ़ते हो, एक बार सब्जेक्ट को बढ़िया से निपटा लेते हो, तो आपकी अधिकतर चीजें क्लियर हो जाती हैं, समझ गया ना। अब पॉलिटिकल साइंस आपका पूरा हो गया है लगभग। अब आप किसी भी पेपर में बैठना, पॉलिटिकल साइंस से कौन सा क्वेश्चन है जो आपका फंसेगा, क्योंकि आपके वनडे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस केवल पूछी जाती है भारत का संविधान, और भारत के संविधान के विषय में जो जो चीजें जहां पर पॉइंट आउट करनी होती हैं, डेप्थ में पढ़ाते हुए भी कि ये चीज आप ध्यान में रखना, कंफ्यूजन होगा आपको, समझ गया ना, कि महाभियोग प्रक्रिया कहां कहां है, किस में है, इसमें लगाई जाती है या नहीं, सीएजी का क्या मामला होता है, एजी का क्या होता है, या लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का क्या होता है, इस पर पूछता है ऐसे ही फंसाने के लिए ना। या फिर आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल और राज्यों के आपातकाल की अवधि पूछेगा, एक टाइम में कितना, संसद के, या फिर उसको अनुमोदन करने की तिथि है, समझ गया ना। इन चीजों में थोड़ा आदमी फंस जाता है, कुछ दिनों बाद कंफ्यूजन हो जाएगा कि अनुमोदन 2 महीने में कराना होता है, 1 महीने में कराना होता है, 2 महीने वाला राष्ट्रीय है या 2 महीने वाला राज्य है, होता है ना। कुछ ही दिन नहीं पढ़ोगे तो हो जाए, लेकिन एक बार सही तरीके से पढ़ लो, रिवीजन करते हुए नोट्स में निकल जाओगे। अब आप पॉलिटिकल में देखना, अगर 10 क्वेश्चन आएंगे, समझ गया ना, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन आपके नोट्स में होंगे, और यथावत जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे होंगे, ठीक है। अब समय तो लग ही रहा है ना, लेकिन समय लग रहा है तो पक्का कितना हो रहा है बताओ। और हर पेपर के लिए आपको मटेरियल मिल रहा है, ये नहीं कि इसमें आ गया अगले में आएगा ही नहीं। अगर यूनिट है सिलेबस में तो आएगा पक्का उसी से, ठीक है। इसलिए उत्तराखंड को एक बार बढ़िया तरीके से कर लो, खत्म कर लोगे, और बढ़िया तरीके से खत्म करके रखोगे, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बना के रखोगे, समझ गया ना, बार बार उन नोट्स को रिवीजन करोगे, तो निसंदेह आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, समझ गया ना। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं समझता हूं कि सरकारी नौकरी बहुत कठिन है, वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्या हवा नहीं, समझ गया ना। आप लोगों को भी पता है कि यहाँ टीचिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या कभी कांस्टेबल का पेपर नहीं निकला होगा, क्योंकि आजकल 90% टीचर ऐसे ही हैं, वो आप भी जानते हो, समझ गया ना। जिन्हें कहीं सफलता नहीं मिलती है वो कोचिंग कराने के लिए बैठ जाते हैं, समझ गया ना। मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा आप, 2000 से 2012 तक उत्तराखंड की कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें फाइनल नाम नहीं होगा। मांग लेना सूचना का अधिकार, समझ रहे हो। अगर आपको डाउट होता है कहीं पर, समझ गया ना, तो शायद अभी भी मेरी फाइल में कॉल लेटर पड़े होंगे सबके, हवा नहीं मार रहा हूं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है, समझ गया ना, जरूरी ये नहीं कि मैं बहुत जानता हूं तो 70 मेरिट जा रही है तो मेरे 85 आए, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, 72 आए, लेकिन हो तो रहा है ना, 74 आए, किसी दिन ज्यादा भी आ जाते हैं। कुछ कुछ पोस्ट हैं, जैसे उत्तराखंड लेखाकार, पहले ये नहीं पूछी जाती थी उत्तराखंड में, सहायक लेखाकार में क्या बोलते हैं, कॉमर्स से नहीं पूछी जाती थी, समझ गया ना। मतलब एक पार्ट पूरा कॉमर्स से नहीं होता था, एक पार्ट आपका जीएस का होता था, एक उसका, समझ गया ना। उत्तराखंड में मेरे हाईएस्ट मतलब 3रे नंबर पर है,
कोऑपरेटिव वाले में देखोगे मेरा 7वां नंबर है पूरे उत्तराखंड में, मतलब अंडर 10 में भी आया हूं 4-5 बार, समझ गया ना। और अंडर 20, 50 मतलब जनरल की लिस्ट में हमेशा होगा मेरा नाम, ठीक है। चाहे वो आपका सेल टैक्स का हो, उत्तराखंड पुलिस के क्लर्क का हो, या फिर आपका उत्तराखंड में जो ये वीपीडीओ वाला होता है, वीडियो वीपीडीओ वाला हो, समझ गया ना। उस समय जितने भी एग्जाम हुए होंगे लगभग सब में मिलेगा। उत्तराखंड पीसीएस सबऑर्डिनेट में फाइनल मेरिट लिस्ट में देख लेना मेरा नाम, समझ गया ना, जो आपका नायब तहसीलदार वाला होता है, ठीक है। मतलब नायब तहसीलदार तो नहीं मिला, वो मिलता तो मैं ज्वाइन कर लेता, बाकी मैं मेरी इच्छा थी भी नहीं, मिला भी मेरे को, समझ गया ना, लेकिन मैंने ज्वाइन किया नहीं। जितने भी आप देखोगे सब में आपको मेरा रिजल्ट मिलेगा। उसकी वजह ये नहीं, मैं अपनी तारीख के रूप में नहीं कर रहा हूं, उसकी वजह ये नहीं है कि क्या इतनी जगहों पर एक साथ सिलेक्शन मिलना, कि मैंने आपके क्या किसी फॉर्मूले को वो कर लिया था। फॉर्मूला एक ही था कि मैंने सभी सब्जेक्ट सही से पढ़े हैं, मैंने ऑनलाइन या ये वाला रास्ता कभी अपनाया नहीं, समझ गया ना। मुझे पता है भाई भूगोल मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, 10 आएंगे तो 8 तो मैं कर ही लूंगा। इतिहास मैंने बढ़िया से कर रखा है, 12 आएंगे तो 10 तो मैं कर ही लूंगा। पॉलिटिकल मैंने बढ़िया से करा है, 10 आएंगे तो 8 तो मैं कर ही लूंगा, समझ गया ना। इकोनॉमी 10 आएंगे तो 7 खींच तान करके क्या 8 तक मैं पहुंच ही जाऊंगा, समझ गया ना। कंप्यूटर 5 आएगा तो कुछ भी नहीं, तो 2 से 3 तो मैं हम कर ही लूंगा, क्योंकि उसमें अनएक्सपेक्टेड भी बहुत होता था। जनरल साइंस 10 का आएगा तो 6 मैं कर ही लूंगा, समझ गया ना। मैंने अपना रेशियो फिक्स बना रखा था। हिंदी 30 नंबर की आती थी तब, 20 नंबर का उत्तराखंड होता था, 30 की हिंदी आती थी, 50 का जीएस, समझ गया ना। हिंदी अगर आप देखोगे ना तो 30 में से कोई भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें मैंने रिजल्ट दिया होगा और 27 से कम रहे होंगे, क्योंकि उसको मैंने इतना शार्प बना लिया था। 30, 29, 28, 27, 28, 29 ऐसे ही नंबर होंगे सब में, समझ रहे हो, क्योंकि अपनी स्ट्रेंथ बनानी पड़ती है। जब मुझे यह पता चल गया कि मैं इन सब चीजों में इतना शार्प हूं, तो मैंने बहुत मेहनत करी नहीं, 27 पढ़ लो, पेपर उससे पहले 15 दिन पहले अपना सारा रिवीजन मारो, चले जाओ, समझ गया ना, आराम से निकल जाएगा। कोई भी पेपर देने जा रहे हो एक बार, लेकिन सही तरीके से पढ़ो। ऐसा नहीं कि कभी ये पढ़ लिया, कभी मैंने कभी ऐसा नहीं करा। तुम यकीन नहीं करोगे, जिस ल्यूसेंट से आप पढ़ते हो ना, नीली वाली, समझ गया ना, मैंने आज तक अपने जीवन में खरीदी नहीं है ऐसी कोई बुक, लेकिन मेरे पास इतिहास की पूरी बुकें मिल जाएंगी आपको, भूगोल की पूरी मिल जाएंगी, इकोनॉमी की पूरी बुक मिल जाएंगी, समझ गया ना। पॉलिटिकल साइंस की सारी बुकें मिलेंगी जो जनरल उसको लेकर के होती है, उनको मैंने जरूर पढ़ा है। अब जो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, अगर मेरे से पूछोगी भी ऑनलाइन, मैं इन सारी में से मेरे को पता है, समझ गया ना, लगभग फैक्ट भी मुझे पता होंगे। अब जब मैं किसी समय भूल जाऊंगा तो फैक्ट को रिवीजन करूंगा, मानवीय दिमाग है, फैक्ट तो निकल ही जाते हैं, लेकिन सिस्टम तो बना हुआ है ना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, समय लगता है लेकिन इससे आपको स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आ जाती है, फिर जहां भी हो जाएगा। इसलिए एक बार ढंग से करो, कोई भी चीज कर रहे हो, समझ गया ना, अनमने तरीके से मत करो, हो तो बने रहो, नहीं करना है तो मत करो, समझ गया ना। मैं आपको बता दूं, शॉर्टकट अपनाओगे 10 बार भागोगे, 10 बार आधे रास्ते से वापस आओगे। एक बार पक्के रास्ते से चलो, समझ गया ना, एक ही बार चलोगे, देर लगेगी, समझ गया ना, लेकिन पक्का होगा, ठीक है, वापसी नहीं होगी। इसीलिए एक बार पक्के तरीके से कोई भी सब्जेक्ट करो, समझ गया ना। जैसे आप उत्तराखंड कर रहे हो तो उत्तराखंड बढ़िया तरीके से कर लो, दूसरा कर रहे हो तो दूसरा बढ़िया तरीके से कर लो, आता है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं होती है। समय तो लगता ही है भाई, समझ गया ना। ऐसा थोड़ी है कि समय नहीं, कोई कहे कि मैं 6 महीने में पेपर निकाल दूंगा, 6 महीने में तुम निकाल दोगे, पेपर कराने वाला भी तो कराए, तुम्हारा दावा है ना 6 महीने में। विज्ञप्ति आने के बाद ही पता चल रहा है कि क्या 1 साल तो पेपर कराने में लग गया और 6 महीने रिजल्ट आने में लग गए, 1.5 साल तो वैसे ही चला जाता है या नहीं। लेकिन हम वैल्यू नहीं समझते हैं ना, आज की वैल्यू नहीं समझते। हम कहते हैं कि आप आज कितनी तारीख है, 23 तारीख है, समझ गया ना। अब हम क्या सोच रहे होंगे, सर ने समझाया तो अच्छा है, अब 1 सितंबर से तो इतना पढ़ दूंगा जितना हो, समझ गया ना। जैसे ही 1 सितंबर आएगी तुम्हारी तारीख 10 हो जाएगी, 10 सितंबर से करूंगा आप तो, समझ गया ना। 10 सितंबर को फिर तुम्हारे बुबू का श्राद्ध आ जाएगा, आमा का, फिर कहोगे कि श्राद्धों के बाद ही पढ़ूंगा, समझ, श्राद्ध खत्म होंगे, तुम कहोगे कि अब तो मैं 1 तारीख से तो पढ़ना है, फिर नवरात्रि आ गई, चलो अब दशहरे के दूसरे दिन से रावण को मार करके तो मैं सारी बुराइयां खत्म करके क्या इस बार पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, समझ गया ना। फिर थोड़े दिन क्या हुआ, ढुलमुल हुआ, फिर कहा कि अब तो दिवाली मना ही लेते हैं,
त्योहार ही इतने हैं इंडिया में, समझ गया ना। फिर दिवाली के बाद पढ़ना शुरू करा, समझ गया ना, दिसंबर आ गया, थोड़ी देर पढ़ा, पैरों में ठंड लगी, ठंड बहुत हो रही है, रजाई में घुस गए, चला गया दिसंबर जनवरी। कब पढ़ोगे बताओ? ऐसा ही होता है। जिनकी अंतरात्मा क्या मतलब, जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती है ना, वो बहाने ही खोजते हैं, समझ रहे हो? इनसे निकलो। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि बड़े बड़े टॉपिक उठाओ, छोटी छोटी चीजें करो, समझ गया ना। छोटे टारगेट रखो, छोटों को पूरा करो। ये नहीं कि आज ही आपने टारगेट, कल से तो मैं 12 घंटे, अरे कल से 12 घंटे पढ़ोगे तो 4 दिन में ही तुम्हारी रेल पटरी से उतर जाएगी, समझ गया ना। ये नियम बनाओ कि कल से 1 घंटा पक्का पढ़ूंगा, ठीक है। 1 घंटा बहुत कम होता है 24 घंटे में, 1 घंटा पढ़ा, समझ गया ना। फिर नियम बनाओ कि अब 1.5 करना है इसको, समझ गया ना। 10-12 दिन में उसे 1.5 बना दो, 3 महीने में उसे आधा आधा घंटा बना करके हर 10 दिन में, क्या 3 महीने में आधा घंटा बढ़ाओगे। 1 घंटे शुरू किया था तो 3 महीने में 10 का 6, 3 घंटे वो बढ़ जाएंगे, 4 घंटे 3 महीने में अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। जब 4 घंटे बैठने की आदत हो जाती है, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, जो चीजें आपको भ्रमित करती है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाते हो। जब आप बाहर की चीजों से कम प्रभावित होती हो, बाहर की चीजों से मतलब अभी बारात में गए हो, समझ गया ना, वहां 10 तरह की चीजें देखी सुनी, समझ गया ना, एंजॉय करी, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि शाम को जब आप 9 बजे अपनी किताब पर होगे तो वो सब दिन का दृश्य आपके दिमाग में नहीं घूम रहा होगा, ठीक है। पक्का घूमेगा। लड़कियां हो, उसने तो बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी थी या बहुत ही अच्छी सूट पहनी थी, उसने मेहंदी कितनी अच्छी लगाई थी, उसी से वहीं से पूछ लेंगी ये किसने लगाई, समझ गया ना, या ये जेवर पहन के लाए थे, कहां से लिए हैं, समझ गया ना। अब लड़कियों का काम सजना संवरना है, ठीक हो गया, लड़कों का काम उन्हें देखना है, समझ रहे हो। अब बारात से आकर के शाम को उसके दिमाग में यो घूम रहा था, वो वाली कौन थी, अब उसका नंबर ढूंढने में लगा पड़ा है, कैसे मिलेगा, कैसे बात होगी, उसके दिमाग में क्या पढ़ लेगा वो, समझ गया ना। जितना रिजर्व रहोगे, सामाजिक दायरा जितना सीमित होगा, उतना ही क्या चीजें पढ़ने के लिए आसान होंगी, क्योंकि आपके पास जब करने के लिए 100 चीज होंगी नहीं, एक ही चीज होगी, तो दिमाग में भी एक ही चीज रहेगी ना। जब 100 चीजें होंगी तो एक चीज पूरी स्पष्टता से रहेगी नहीं, वो 100 चीजें आपस में क्या खिचड़ी बनाएंगी, फिर कभी ये वॉश होगा, कभी वो वॉश होगा, कभी वो वॉश होगा, सब वॉश हो जाएंगे लास्ट में। इसीलिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एकाग्रता तब आती है जब बैठने की आदत हो, समझ गया ना। हम पहले दिन से ही सोचें कि हमने 4 घंटा पढ़ा है और हमें सारा पढ़ा हुआ आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। 4 घंटे बैठोगे तो 10 मिनट भी अगर उसमें से अगर आपके बढ़िया गए हैं तो बहुत बड़ी बात है, 15 मिनट भी बहुत बढ़िया गए हैं जिनमें आपने पूरा समझ पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ गया ना। लेकिन जिस दिन आप समाज से कट जाओगे, 1 साल के लिए कटना होता है, बहुत बड़ी बात नहीं है वनडे एग्जाम के लिए, कोई IAS का एग्जाम नहीं है कि दुनियादारी भुला करके आप 4 साल से गायब ही हो, ऐसा नहीं है, समझ गया ना। समूह का वनडे एग्जाम के लिए 1 साल बढ़िया तरीके से सभी यूनिट खत्म करो, समझ गया ना। थोड़ा सामाजिक दायरा खत्म करो,